आइए देखते हैं इस्लामाबाद के अंदर क्या कुछ बातचीत चल रही है और क्या कुछ हालात है मिडिल ईस्ट के। दरअसल बहुत सारे मीडिया ये खबरें चला रही है कि इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत जल्द बातचीत होने की संभावना है, डील होने की संभावना है और ये बातचीत पॉजिटिव वे में जा रही है। दरअसल ये सरासर गलत है। ईरान और अमेरिका दोनों ही फिलहाल अपनी बातों में अड़े हुए हैं। अमेरिका की तरफ से भी ईरान को बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा दिया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर पर भी पूरी तरह बैन लगाना होगा। ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट को भी इनरिचमेंट यूरेनियम को भी हासिल करना होगा या ईरान से कहीं पर भी ले जाना होगा, बट ईरान में नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारी शर्तें हैं जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी है। उधर ईरान इन बातों को माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले ही ईरान भी अपनी बातों में अड़ा हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो ईरान चाहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना फुल कंट्रोल है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं ईरान की तरफ से, जैसे कि ईरान की तरफ से पूरी तरह पाबंदी हट जाएगी और जो ईरान इस युद्ध के दरमियान ईरान के अंदर जो हालात हुए हैं, ईरान के अंदर जो नुकसान हुआ है, उसका हर्जाना कौन भरेगा। खैर अभी तक किसी भी तरह का कोई एग्जैक्टली रिजल्ट निकल कर नहीं आया कि क्या कुछ हुआ है इन दोनों के दरमियान। फिलहाल अभी बातचीत हो रही है, बातचीत चल रही है और दोनों के दरमियान फिलहाल बातचीत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि जहां ना अमेरिका आगे बढ़ पा रहा है और ना ही ईरान आगे बढ़ पा रहा है। फिलहाल इस्लामाबाद की बात बाद में करेंगे, जब तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। उससे पहले आइए डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों को देख लेते हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर क्या कुछ हुआ उसको भी देख लेते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसमें उसने सभी मीडिया को भी लपेट दिया और इतना झूठा चिट्ठा लिखा आप सोच भी नहीं सकोगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि सभी मीडिया झूठी है, ये समाचार मीडिया बिल्कुल झूठी खबरें चलाती है। ये चाहती है कि ईरान को जीतता हुआ दिखाए, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। ईरान पूरी तरह हार रहा है, हमने ईरान को हरा दिया है और ईरान बुरी तरह हार रहा है। उसने आगे कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके पास रडार भी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है, हमने उनके मिसाइल और ड्रोन कारखानों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया है। फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और कई सारे देशों पर अपना एहसान जतलाते हुए बताया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा दिया है। अब वहाँ से कोई भी जहाज़ अपनी इच्छा से गुजर सकता है, अब वहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अगर ईरान पूरी तरह हार चुका है, ईरान की मिसाइल पावर तबाह हो चुकी है, ईरान की नेवी तबाह हो चुकी है, ईरान की एयरबेस तबाह हो चुकी है, उसके रडार तबाह हो चुके हैं, तो फिर ईरान के अंदर बचा ही क्या है। तो फिर तुम ईरान से काहे का डील कर रहे हो। इससे अच्छा तो तुम ईरान पर जाकर कब्जा कर लो, डील हुई कि हुई। खैर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान देता रहता है, पता नहीं क्या पीकर ये मंडता है, हर वक्त इसी तरह के बयान देता रहता है। एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पर बयान देते रहते हैं कि हमने ईरान का ये कर दिया, हमने ईरान का वो कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है, इस जंग में ईरान अकेला था, सामने दो न्यूक्लियर पावर थी। इसके अलावा पूरा नेटो, पूरा गल्फ इसराइल और अमेरिका के साथ था। लेकिन इसके बावजूद भी ना ईरान इनके सामने हार माना, ना ही इनके सामने झुका और ईरान बहादुरी से लड़ा है इस जंग में। इसी वजह से पूरी दुनिया ईरान की इस बहादुरी को देखकर, यहाँ तक कि अमेरिकन मीडिया भी खबरें दिखा रही थी कि ईरान जीत गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को झूठ बता दिया कि ये तमाम न्यूज़ चैनल फेक खबरें चलाती है, ईरान हार गया, ईरान ये हो गया, ईरान वो हो गया। उधर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त इसी तरह के बयान देता रहता है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर भी बात कही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, वहाँ से कोई भी जहाज जा सकता है, अब वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसी बात को देखते हुए ईरान की एक ऑफिशियल ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान देने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुल सकता, यानी कि इनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है ना कि ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर दूँ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सिर्फ ईरान ही खोल सकता है और हर जहाज़ ईरान ही की इच्छा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरेगा, इसके अलावा नहीं है। अब अगली खबर को भी देखिए। दरअसल यूएस का एक डिस्ट्रॉयर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने उसको धमकी दी और 30 मिनट का उसको समय दिया था कि तुम यहाँ से या तो वापस चले जाओ वरना हम टारगेट करेंगे। लेकिन उधर अमेरिकन मीडिया खबरें चला रहा है कि वो जहाज गुजर गया, लेकिन ईरानी मीडिया ने और ईरानी ऑफिशियल ने इस खबर को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया और कहा कि हमने उस जहाज को 30 मिनट का टाइम दिया था कि 30 मिनट के अंदर अंदर या तो तुम वापस चले जाओ वरना हम तुमको टारगेट करेंगे। तो वो 30 मिनट के अंदर अंदर जहाज वापस चला गया। फिलहाल जो खबर मैंने आपको पहले बताई डोनाल्ड ट्रंप वाले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, वहाँ से कोई भी जहाज जा सकता है, आप इसी खबर से अंदाज़ा लगा लीजिए। जब खुद अमेरिका का युद्धपोत जहाज वहाँ से नहीं निकल पा रहा तो कोई जहाज ईरान की इच्छा के बिना शायद आपको लगता है वहाँ से निकल जाएगा, हरगिज़ नहीं। उधर एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर बातचीत चल रही है, उधर दूसरी तरफ
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू आखिरी वक्त तक भी इस बातचीत को ख़राब करने की पूरी कोशिश करेगा। दरअसल अभी तक बातचीत का किसी भी तरह का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकल कर आया। इससे पहले ही नेतन्याहू ने एक पोस्ट किया और कहा कि हम ईरान पर अपने हमले को जारी रखेंगे, और इसने ये भी कहा कि जब तक नेतन्याहू का नेतृत्व है, यानी कि जब तक नेतन्याहू की सरकार है इसराइल के अंदर, तब तक हम ईरान पर और ईरान के सहयोगियों पर अपने हमले को जारी रखेंगे। कंटिन्यू इसी तरह अटैक हम ईरान पर और उसके सहयोगियों पर करते रहेंगे। एक तरफ बातचीत का मरहला जारी है, दूसरी तरफ नेतन्याहू उस बातचीत में खलल डालने के लिए, उस बातचीत को रद्द करने के लिए इस तरह की धमकियाँ, इस तरह के बयानबाजी और इस तरह के पोस्ट कर रहा है। अब इसको भी देखिए। इस खबर को बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक सिक्के के पहलू है। ये दोनों एक ही जैसे हैं। ये दोनों कहीं पर भी हारो या जीतो हमेशा अपनी जीत का ही बयान करते रहते हैं। इसराइल का नेतन्याहू भी कुछ इसी तरह का है। दरअसल इसराइल के अंदर जो ओपोजिशन लीडर है वे नेतन्याहू को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, नेतन्याहू के फेलियर और करप्शन को लेकर। दरअसल इसराइल के ओपोजिशन लीडर का कहना है कि ईरान इस युद्ध में इसराइल पूरी तरह नाकाम हुआ, इसराइल का कोई एक मकसद भी पूरा नहीं हो सका, और इसके बावजूद भी, इसराइल के हारने के बावजूद भी नेतन्याहू सेना की उपलब्धियों पर गर्व कर रहे हैं ताकि हम इसराइल की विफलता को भूल सके, या यूं कहे कि ताकि नेतन्याहू पर जो करप्शन, फ्रॉड, भ्रष्टाचार, सेंसरशिप की जो केस चल रही है वे रद्द किए जा सके, वे पीछे जा सके, या किसी भी तरीके से उनको पेंडिंग में डाल दिया जाए। फिलहाल पूरी दुनिया के हालात ऐसे ही है, हर कोई अपने अपने जीत का डंका बजा रहा है, नेतन्याहू भी, डोनाल्ड ट्रंप भी। लेकिन सच्चाई यही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस जंग में इसराइल और अमेरिका अपनी किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सके और ईरान ने इनको धूल चढ़ा दी। यकीन मानो, दो न्यूक्लियर पावर के सामने खड़े होकर बात करना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ईरान इनके सामने सीना तान कर खड़ा था और ईरान इनसे लड़ा है। हालांकि ये बात अलग है कि ईरान जीता हो या हारा हो, लेकिन इस जंग में ईरान हारा तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ईरान का इस जंग में कोई मकसद भी नहीं था, क्योंकि ईरान के ऊपर पहले इन लोगों ने हमले किए, उसके बाद ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन इसके बावजूद इस जंग में ईरान का इतनी बहादुरी से खड़ा होकर लड़ना, दो न्यूक्लियर पावर के सामने खड़े होकर डट कर लड़ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और ये जीतने से भी कम नहीं है। उधर इजरायली कार्ड्स ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान की बेइज्जती करते हुए कहा कि इस जंग के दौरान तुर्की के ऊपर, तुर्की की धरती पर ईरान ने मिसाइल दागी, लेकिन तुर्की उसका कोई जवाब नहीं दे सका। तुर्की उसका जवाब देने में पूरी तरह विफल रहा और अब तुर्की यानी कि रजब तैयब अर्दोगान यहूदी विरोधी भावना का सहारा ले रहा है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की अब इसराइल के खिलाफ जो अपने बयानबाजी, झूठे बयानबाजी दे रहा है उसको बंद करे और तुर्की ऐसे ही खामोश होकर तमाम चीज़ें, पूरा तमाशा ऐसे ही खामोश होकर देखता रहे। तुर्की के बस का कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर इजरायली कार्ड्स ने ये जो बात कही, अगर हम इसी बात को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिल्कुल बात इन्होंने सही कही है। दरअसल इस जंग के दौरान तुर्की के पास क्या नहीं था, तुर्की के पास हथियार भी थे, तुर्की के पास फौज भी है, तुर्की के पास हर चीज़ है, तुर्की नेटो का मेंबर भी है। लेकिन इस जंग के दौरान तुर्की ना है तो गाज़ा के लिए कुछ कर सका, ना हमास के लिए कुछ कर सका, ना ही इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सका। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तुर्की ने अभी तक किसी भी तरह का कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, क्योंकि ये जो तुर्की है ना, ये हमेशा सेफ गेम खेलता है। ये हमेशा कोशिश करता है कि किसी भी तरह का चाहे काम हो, बस हम पर हमला ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इसराइल और अमेरिका ने ईरान को जीत लिया, ईरान को नेस्त नाबूद कर दिया, जो पूरी तरह नामुमकिन है, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 1% आप इमेजिन कीजिए, अगर ईरान को इसराइल और अमेरिका ने जीत लिया, उसके बाद अगर किसी का नंबर होगा तो वो तुर्की का ही होगा। क्योंकि जो मिडल ईस्ट के अंदर इसके अलावा और देश भी है तो पहले ही अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। फिलहाल इजरायली कार्ड्स ने कहा कि तुर्की के बस का कुछ नहीं है, तुर्की अब यहूदी विरोधी भावना का सहारा ले रहा है और तुर्की अब खामोश होकर सभी चीज़ों को देखता रहे, बस बयानबाजी ना करे। उधर IRGC ने धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज़ नहीं जाएगा, और ख़ासकर मिलिट्री जहाज़। यहाँ पर IRGC ने मिलिट्री जहाज़ पर जोर दिया है कि मिलिट्री जहाज़ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा ही नहीं। इसके अलावा जो ऑयल वगैरह के जहाज़ है, गैस और ऑयल वगैरह के जो जहाज़ है, अगर उनको जाना है तो जो हमारी कंडीशन है, हमारा जो रूल नियम है, उनको फॉलो करके जाना होगा और हमारी इजाज़त से ही जाना होगा। उधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर जो बातचीत चल रही है, उसी बातचीत के लिए तेहरान से 3 जहाज़ पाकिस्तान के रावलपिंडी नूर खान एयरबेस पर लैंड हुए। फिलहाल उन तीनों जहाज़ों में कौन था अभी तक इसकी कोई कंफर्म जानकारी नहीं मिली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसमें ईरान के इंटेलिजेंस अधिकारी होंगे जो इस बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हो।
अब सबकी निगाह सिर्फ एक ही बात पर टिकी हुई है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या आता है इस्लामाबाद के अंदर से, देखते हैं।